नमस्कार साथियों, मेरे सामने देश के बहुत ही प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अशोक बाजोरिया जी। और आज पर एक फंक्शन हुआ है, बहुत बड़े लेवल का फंक्शन है। इनको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। और वस्तु स्थिति इस समय देश की ऐसी है कि लगातार भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और उसका प्रतिफल क्या हो रहा है, आज आपको जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही बता सकता है कि ग्राउंड पर क्या वर्क हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। मैम नमस्कार। नमस्कार। आज आपको सम्मानित किया गया। सबसे पहले बताएं कि ये जो फंक्शन है इसका क्या रोल है, जो अभी एमएसएमई के द्वारा जो सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सरकार विभिन्न तरीके से एमएसएमई को प्रोत्साहित कर रही है जी। और जो सबसे बड़ी बात है कि नए नए क्षेत्र जैसे डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ जी। और भी कम्युनिकेशन हुआ, इसमें बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं और उनके इंसलेरी के रूप में छोटे छोटे कारखानों को काफ़ी मदद मिल रही है। बंगाल में और भी जो दूसरे प्रदेश है अगल बगल में, जो बड़े कारखानों के लिए छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि अगर यही रफ्तार रही तो इसमें गुणात्मक वृद्धि होगी और आने वाले 5 वर्षों में भारत एक और भी विकसित राज्य के रूप में दिखाई देगा। देखा ये गया है कि पिछली बार जो है चौथी इकोनॉमी के हमारे देश के नहीं दुनिया के लोगों ने कहा, वर्ल्ड बैंक तक भी इसमें शामिल था कि चौथी इकोनॉमी बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में जो वेस्टर्न इंडिया है हमारा, वो लगभग डेवलप हो चुका है, इतना हो चुका है कि उसी के जो है इंजन से जो है फोर्थ इकोनॉमी मिली है। लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया, इसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, असम है, बंगाल है, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप इंडस्ट्रियल पार्क खड़ा करते हैं, तो ये क्या आप इसे और होगा, इस पे कुछ फोकस करें। जी, ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लोकल परेशानियां छोटे उद्यमियों को होती है, जो स्थानीय प्रशासन से होती है, ग्राम पंचायत से होती है, जिला परिषद से होती है, उन सबों से निजात दिलाता है। हम लोगों का जो इंडस्ट्रियल प्रक्षेत्र है उसके अंदर जो उद्यमी आते हैं, उनकी जितने भी लोकल लेवल की परेशानियां होती है या लाइसेंसेस होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, नक्शा पास कराने का काम है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे काम हैं जिसको हम लोग एक छत के नीचे करके देते हैं, जिससे वो पूरा ध्यान अपने उद्योग या अपने धंधे पर को विस्तारित करने में लगाता है। और उसके चलते आज कम से कम भी 100 से ज़्यादा उद्योग हमारे प्रक्षेत्र में लग चुके हैं और काफ़ी दूसरे दूसरे राज्यों से भी लोग लगातार संपर्क में हैं। हमको लगता है कि इससे इस तरह की सुविधा देने से औद्योगिक क्षेत्र का ये बहुत अच्छा विकास होगा। और उसी से उत्प्रेरित होकर के हम लोगों ने गुड़गांव में भी प्राइवेट जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको निर्माण करने का और विकसित करने का निर्णय लिया है और 1-2 में काम भी शुरू किया आपने। वो आपने एक तो खैर जगह का नाम भी बताया, मैं कई और भी पूछूंगा कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की जो सरकार थी वो भी डेवलपमेंट कर रही थी। अब जो वर्तमान सरकार है सीधा डिक्लेयर कर रही है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और ये इस डिक्लेरेशन में जो आपकी जो बाधाएं हैं, क्या वो बाधाएं कम हुई? जैसे चाहे वो लाल फीताशाही हो, ब्यूरोक्रेसी का या और भी किसी तरह का, वो कम हुआ है? क्योंकि डायरेक्ट सरकार तो डायरेक्ट कह रही है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। देखिए, कम तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों की जो परंपरा बनी हुई है भारत में, अभी भी हम लोग जो अंग्रेज कानून बना के गए थे उसी कानून को पालन कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि सरकारें आती है और खासकर जब से नई सरकार आई है 10 वर्षों में इसमें काफ़ी सुधार किया है और सुधार करके धीरे 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 जितनी भी जटिलताएं हैं उसको सरल करते जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की परंपरा बढ़ती जा रही है। लेकिन जो इतने साल का एक मनोवृत्ति बनी हुई है, वो लाइसेंस राज खत्म होने के बाद भी उसका अवशेष अभी बचा है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये रफ्तार चालू रही तो आने वाले 5-10 वर्षों में इस लाल फीताशाही से, उस अंग्रेज लोगों के बनाए हुए कानून से और जो तरह तरह की जटिलताएं कानून में बनाई गई हैं और लोगों के ऊपर में थोपी गई हैं, उनसे पूर्ण मुक्ति मिलेगी
और एक उन्मुक्त वातावरण में उद्योग का विकास होगा। यानी कहने का मतलब सरकार पूरी तरह आपके साथ है। ये सिस्टम में झोल था पहले से अंग्रेजों के समय से बनाया हुआ, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो अंग्रेजों के समय का देन है, तो उसको चेंजिंग लगातार की जा रही है। और ये एक दिन में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सीधा मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो मनोवृत्ति को सुधारने में समय लगता है। जैसे एक उदाहरण के लिए दें कि दहेज प्रथा का कानून आज से 50 साल पहले बन गया स्वतंत्र भारत में, लेकिन उस कानून से सिर्फ दहेज प्रथा समाप्त नहीं हुई, लेकिन जब लोगों पढ़ लिख करके नए लड़के लड़की आए और जब उन्होंने उसको कुरीति समझा तो कानून ने भी मदद की, लेकिन मनोवृत्ति की वजह से ही दहेज प्रथा समाप्त हो पाई। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने तो इसमें तो बहुत सारी बातें कह दी आपने, ये जो आपका इंडस्ट्रियल पार्क जो खड़ा करते हैं उनमें आपके कितने साथी हैं या खुद आपका कितना एफर्ट है, उस शुरुआत से थोड़ा बताएं कि आपने जो इंडस्ट्री लगाना शुरू किया तो वो क्या था आपका? देखिए, ये एक तरह से लोग समझते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क बनाना मतलब बहुत सारी भूमि को क्रय करना और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम लोगों की कंपनी का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। हम लोग उद्यमिता को ज्यादा ये करते हैं, जोर देते हैं, और एक क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्री आती है वैसे वैसे हम लोग जमीन क्रय करते हैं और साथ साथ सामने वाले को देते भी जाते हैं और छोटा छोटा लैंड बैंक रखते हैं। तो ये एक तरह से हम लोगों की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होकर के एंटरप्रेन्योरशिप की कंपनी है, और जो लोग हमारे पास आते हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनको जगह स्थापित करने में क्या समस्याएं आ रही है उसके ऊपर में अपना पूरा फोकस रखते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने अपने कंपनी में विभिन्न विभाग बनाए हुए हैं, जिससे कि उद्यमी को जमीन लेने के बाद उद्योग खड़ा करने तक उसको परस्पर सहयोग मिलता रहे और वो जल्दी से जल्दी अपनी पूंजी से लाभ प्राप्त कर सके। सर, अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा क्योंकि मुझे मैडम से भी बात करनी है। तो ये बताइए कि आप जो इंडस्ट्रियल पार्क खड़ा कर रहे हैं या इंडस्ट्री ही खड़ा की आपने, तो जो आप वेस्टर्न इंडिया में, चाहे गुड़गांव भी उसी में रख लीजिए, उसके अलावा यूपी बिहार है जो ईस्टर्न इंडिया है, इसमें कहाँ कहाँ आपने अभी खड़ा किया हुआ है? ये अभी हम लोगों ने कलकत्ता में ये काम किया है जो पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, और पिछले 1-1.5 वर्षों से हम लोगों ने गुड़गांव में प्रक्षेत्र को आइडेंटिफाई किया है जहां हमारा काम चालू हो गया है। हमको उम्मीद है कि जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो आने वाले 1-2-3 महीने में समाप्त हो जाएगी, तो फिर हम लोग उसको लॉन्च कर पाएंगे और यहाँ पर उद्योगों वाले को बेच पाएंगे। बिहार में भी कुछ प्रोग्राम है आपका कि कोई इंडस्ट्रियल पार्क खड़ा करेंगे? नहीं, बिहार के बारे में एक बात यह है कि बिहार में भूमि शुरू से ही बहुत महंगी रही है और वहां पर बहुत ज्यादा भूमि को एकत्रित करना संभव नहीं है। फिर भी क्योंकि मेरा जन्म स्थान बिहार रहा है और बिहार में अभी भी हमारा उद्योग है, तो हमारी बिहार से भावनाएं हमेशा जुड़ी रहती है। हम लोग जरूर समय का इंतजार करेंगे और जैसी औद्योगिक नीति सरकार ला रही है कि हम लोग वहां पर भी औद्योगिक क्षेत्र या इस तरह की कोई व्यवस्था की शुरुआत करें। जो साउदर्न बिहार है, गया हो गया जी, और जो पहाड़ रोहतास हो गए, मुंगेर का दक्षिणी इलाका, जमुई, बांका, यहाँ तो जमीनें सस्ती है क्या? इधर यहाँ जमीनें सस्ती है, लेकिन यहाँ पर अभी लोगों का मानसिकता नहीं है। अभी पटना और उसके इर्द गिर्द ही मानसिकता है। इसको हम लोग को 3 टायर सिटी में, 4 टायर सिटी में ले जाना होगा और तभी ये वास्तविक राज्य का विस्तारीकरण और औद्योगिकरण होगा। अभी उद्योग के नाम पर सिर्फ पटना में उद्योग लग रहे हैं, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, रोहतास, गया, जैसा कि आपने कहा, इन स्थानों पर भी जब उद्योग लगेंगे, और लगना मजबूरी है क्योंकि गुणात्मक वृद्धि जनसंख्या में हो रही है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोग रोजगार के लिए पंजाब, सूरत जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन अब वहां पर श्रमिकों का भ्रम टूट रहा है और वो लोग बिहार में वापस लौट रहे हैं। उद्यमी भी तैयार हो रहे हैं, नए जो विद्यार्थी पढ़ के आ रहे हैं वो लोग बिहार में उद्योग लगाएंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है और बिहार का भी स्वरूप बदलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। क्या बात है मैडम, जैसा ही कहा जाता है कि शिव जी को भी अर्धनारीश्वर कहा जाता है भारतीय संस्कृति में, कि बिना पत्नी के या बिना एक स्त्री के जो है किसी पुरुष के जीवन में जो एक बैकिंग सपोर्ट होता है वो संभव नहीं होता। सर तो अपर लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को, आप दोनों का ट्यूनिंग?
नहीं, मैं देखती हूँ कि जब से ये इंडस्ट्रीज में आए हैं, मेरी शादी हुई थी तब नहीं थे, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और इनको इंटरेस्ट आने लगा और हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोगों को वहाँ पर देखते हैं काम करते हुए और फैक्ट्री लगाते हुए, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई में निकल गए, फैक्ट्रियाँ आगे लग रही है। जितने भी गांव जैसे थे, जो शहर है, जब गुड़गांव या बंगाल कलकत्ता जो भी, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई है और उसमें बहुत लोग आके अपने काम लग रहे हैं और जितने वर्ष के काम मिल रहा है वो बहुत खुश है कि यहाँ एक नई फैक्ट्री लगने से हम लोगों के परिवार को बहुत सुख सुविधा मिल गई। कितनी बड़ी बात करें कि इसमें शादी के बाद ज्यादा ग्रोथ हुआ सर का। तो अब जो नई आप भी क्या फैक्ट्रियों को देखते हैं, वर्कर्स या वो मतलब सहयोग अभी होता है आप? मैं तो कभी कभी जाती हूँ, लेकिन मेरे बेटे हैं, बहू है, बेटियां हैं, वो मतलब पूरा देखती है, उन लोग को पूरा फैक्ट्री वो लोग संभालते हैं, पूरा इंडस्ट्री को देखते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं नए भारत के लिए और नए जो उद्यमी हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का ज़माना लग गया। अब अमेरिकन लोग हिंदुस्तान में नौकरी करने के लिए आएंगे। इस कल्पना के साथ उद्यमी बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उद्योग लगाएं, सर्विस क्षेत्र में आएं और बिहार हिंदुस्तान के साथ लगे। आने वाला समय हिंदुस्तान का है। दोस्तों, आपने देखा कितना बढ़िया विचार है। कुछ लोग बड़े होते हैं तो उनका दिल भी बड़ा होता है, तो ऐसे ही हैं अशोक बाजोरिया जी और मैडम भी हैं, पूरा सहयोग मिला है इनका। तो आप लोग भी आगे बढ़िए और अपने भारत को महान बनाइए, फिर से सोने की चिड़िया बनाइए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंडस्ट्रिस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।